नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं कला और संस्कृति के 10 ऐसे टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आगे देखते रहिए और पढ़ते रहिए। पहला टॉपिक हमारे लिए है ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, कौन सा IFI की उद्घाटन फिल्म होगी। तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी है, देखते हैं क्या है वो। 54वां कौन सा हो रहा है IFFI 54वां। तो 20 से 28 नवंबर तक 2023 तक गोवा में होने वाला है। कौन से शहर में होने वाला है? गोवा में। तो इसका पहला पॉइंट देखिए, ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म होगी, जबकि अमेरिकी फिल्म द फेडरवेट समापन फिल्म के रूप में काम करेगी। यहाँ पर पहली फिल्म होगी कैचिंग डस्ट और दूसरी फिल्म लास्ट फिल्म द फेदरवेट होगी। तुर्की फिल्म अबाउट ड्राई ग्रास को मिड फेस्ट फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। पहली फिल्म ब्रिटिश की, दूसरी तुर्की की और अंतिम फिल्म यहाँ पर अमेरिकी फिल्म होगी। और अगला यहाँ पर डिटेल है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में कर्टेन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन विवरणों की घोषणा की है। और अगला पॉइंट है यहाँ पर, हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को IFFI 2023 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस, ये नाम याद रखने जैसा है, इम्पोर्टेंट नाम है। आगे देखते हैं। महोत्सव में 270 से अधिक फिल्में प्रदर्शित होगी। कितनी होगी? 270 से अधिक, जिनमें से 13 विश्व प्रीमियर के साथ अंतर्राष्ट्रीय खंड में 198 और भारतीय पैनोरमा खंड में भारत से 25 फिल्में, 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में शामिल है। यहाँ पर पांचवा पॉइंट होगा, फीचर खंड के शुरुआती फिल्म अट्टम, जो एक मलयालम फिल्म है। याद रखिएगा, कौन सी भाषा में? मलयालम भाषा में। और गैर फीचर खंड में मणिपुर की, जो कि अपने पूर्व के राज्यों के मणिपुर के एड्रो ड्रीम्स होगी। ये 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर MCQ कुछ हैं, तो ये देखेंगे हमें क्या है। इम्पोर्टेंट MCQ है। कौन सी फिल्म IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म होगी? तो अभी हमने देखा कि इन चारों ऑप्शन में से कैचिंग डस्ट सबसे पहली होगी, जो कि किसकी होगी? ब्रिटेन की। और अंतिम फिल्म अमेरिका की होगी। तो इस प्रकार अगला MCQ देखते हैं। इस IFFI सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अभी हमने देखा कि हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही ये अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक हम देखेंगे, नंदिनी दास ने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। किसने जीता है? नंदिनी दास ने, जो कि वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, पुस्तक पुरस्कार। अगला इसका डिटेल है, भारत में जन्मी लेखिका राइटर है नंदिनी दास ने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है। इसकी डिटेल कुछ देखेंगे हम। पॉइंट में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, उन्होंने अपनी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार जीता है। किताब का क्या नाम है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुरस्कार के लिए पुरस्कार जीता है। और नंदिनी दास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर है। कहाँ पर प्रोफेसर है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। और आलोचकों ने उनकी पुस्तक को ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी के रूप में वर्णित किया है। और यह मुगल अदालतों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? राजनयिक मिशन पर। यह पुस्तक ब्रिटिश साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है साथियों। इसमें विशेष रूप से 17वीं शताब्दी की शुरुआत से भारत में पहले अंग्रेजी राजदूत सर थॉमस रो के कहानी के माध्यम से। तो यह पुस्तक की पूरी डिटेल है। इस पर कुछ MCQ है, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला MCQ है, वैश्विक सांस्कृतिक समाज के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार का विजेता कौन है?
यहाँ पर ऑप्शन दिए हो गए हैं सर थॉमस रो, नंदिनी दास, एक ब्रिटिश राजनयिक और एक गुमनाम लेखक। तो यहाँ पर हमें पता है अभी आगे आया है हमारा उस पुस्तक की लेखिका कौन है, नंदिनी दास। तो इसका विजेता कौन हो गई, नंदिनी दास, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अपने पास है नंदिनी दास की पुरस्कार विजेता पुस्तक का शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से हमें पहले से पता है कि पुस्तक का नाम क्या है, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो अगला हम टॉपिक देखेंगे अब कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को, देखिएगा विश्व विरासत यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर डिटेलिंग है, केरल में कोझिकोड और मध्य प्रदेश में ग्वालियर को यूनेस्को से मान्यता दी गई है और प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल कर दिया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल करने वाला विश्व का कुछ शहरों को शामिल कर रहा है, जिसमें हमारे केरल के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को भी शामिल किया गया है। इसमें डिटेलिंग पॉइंट 4 दे रखे हैं, हम देखेंगे। कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान कोझिकोड का है, जबकि ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, ग्वालियर संगीत हो गया और कोझिकोड अपने साहित्य के क्षेत्र में। और अगला पॉइंट देखेंगे, कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव और विभिन्न अन्य पुस्तक महोत्सवों की मेजबानी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव और विभिन्न अन्य पुस्तक महोत्सवों के लिए। तो अगला, ग्वालियर शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत और लोक संगीत और भक्ति संगीत सहित एक समृद्ध संगीत विरासत का दावा करता है। ग्वालियर के पास एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत और लोक संगीत, भक्ति संगीत और बहुत बड़ा समृद्ध एक संगीत महोत्सव का दावा करता है, इसलिए भी इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है। अगला अपने पास डिटेलिंग पॉइंट है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में अब दुनिया भर के 350 शहर शामिल है, जो 7 रचनात्मक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिल्प और लोक कला, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला और संगीत है। इनमें अपने कौन से शहरों को शामिल किया गया है, ग्वालियर और कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ का है, केरल, ग्वालियर एमपी का। फिर अगला इसका एमसीक्यू देखेंगे हम, भारत के किस शहर को राष्ट्र साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया है। तो इसमें हम ऑप्शन ए ग्वालियर, मुंबई, कोझिकोड या कोलकाता। तो अभी हमने देखा एमपी का कौन सा, ग्वालियर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है मुंबई, और सी कोझिकोड, और डी कोलकाता। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोझिकोड। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, किस कारण से ग्वालियर को यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है और प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो किस क्षेत्र में है, साहित्य क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में या गैस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में। तो हमने देखा ग्वालियर संगीत क्षेत्र में, यहाँ पर बहुत सारे समृद्ध साहित्य क्षेत्र, संगीत क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला टॉपिक 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म IFFI 20 से 28 नवंबर तक कहाँ होगा, गोवा में। अभी हमने पढ़ा ऊपर। तो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI ने दुनिया भर के प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं, छायाकारों और फिल्म निर्माताओं को महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और निर्देशक के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म को जज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया है। कहाँ किया है, भारत के गोवा में। इसकी डिटेलिंग पॉइंट देखेंगे अब हम। महोत्सव के लिए 105 देशों ने रिकॉर्ड तोड़ 2926 यानी 2926 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई है। और इसका अगला टॉप पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्यों में अध्यक्ष शेखर कपूर, सिनेमेटोग्राफर जोस लुइस अल्काइन और फिल्म निर्माता जेरोम पेलार्ड, कैथरीन डुसार्ट और हेलेन लीक शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 प्रशंसित फीचर फिल्म शामिल होगी, जिसमें सिनेमा के सौंदर्य शास्त्र और राजनीति के उभरते रुझानों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें अनुभवी फिल्म निर्माता और उनकी प्रतिभा शामिल है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जूरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का विजेता का चयन होगा, जिसमें गोल्डन पीकॉक और निर्देशक और निर्माता के लिए प्रमाण पत्र शामिल है।
अगला टॉपिक पॉइंट देखेंगे, जूरी से निर्धारित की जाने वाली अन्य श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला और पुरुष दोनों, इसमें विशेष जूरी पुरस्कार भी शामिल है। बहुत सारे पुरस्कार दिए जाएंगे जो कि गोवा में होने वाला है भारत में, जो कि 20 से 28 नवंबर तक होगा। और ये दक्षिण एशिया में विश्व सिनेमा के उत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म उद्योग के लिए प्रतिभाओं का साथ में लाएगा। अगला इसका हम MCQ देखेंगे कुछ, जैसे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हमने देखा शेखर कपूर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेखर कपूर। अगला क्वेश्चन होगा, IFFI में गोल्डन पीकॉक किसके लिए प्रदान किया गया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसके लिए दिया जाएगा? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। अगला टॉपिक देखेंगे हम, ये अपने अयोध्या में राम मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। किस दिन होगी? 22 जनवरी 2024 को। PM मोदी समारोह में होंगे शामिल। PM मोदी भी होंगे समारोह में शामिल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार किया है, उद्घाटन में शामिल भी होंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में 10,000 विशेष मेहमानों के साथ साथ 136 सनातन परंपराओं के 25,000 से अधिक हिंदू धार्मिक नेताओं को अभिषेक समारोह के लिए आमंत्रित की योजना बनाई है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। कब हुआ ये फैसला? नवंबर 2019। और निर्माण की देखरेख के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की गई है। ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर का निर्माण लगातार आगे बढ़ रहा है और रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को PM मोदी ने रखी थी। किसने रखी? PM मोदी ने। तो अगला देखेंगे, भाजपा के वैचारिक संरक्षक RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को इस अवसर पर देश भर में मंदिरों में समारोह आयोजित करने का आग्रह किया है। आग्रह किसने किया है? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मंदिर के उद्घाटन की तैयारी के लिए अयोध्या का सौंदर्यीकरण करने और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है। अगला MCQ, इसमें MCQ देखेंगे हम। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? उस संगठन का क्या नाम है? यहाँ पर ऑप्शन B हम देख सकते हैं, सही है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अगला MCQ देखेंगे, इसमें एक MCQ है। अगला टॉपिक देखेंगे, पुनः ये IFFI का ही आ गया है। यहाँ भारत से 25 फिल्में फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में हैं। और प्रदर्शित की जाने वाली मलयालम की फिल्म अट्टम, बंगाली की अर्धांगिनी और हिंदी में ढाई आखर और कन्नड़ की कांतारा को शामिल किया गया है। चयन में गैर फीचर फिल्मों में अंग्रेजी की 1947 ब्रेक्सिट इंडिया, हिंदी में बासन और मराठी में उत्सव मूर्ति को भी शामिल किया गया है। अट्टम को ओपनिंग फिल्म के रूप में चुना गया है और एड्रो ड्रीम्स को ओपनिंग नॉन फीचर फिल्म के रूप में, जो कि अट्टम फिल्म हमने देखा मलयालम की है और एड्रो ड्रीम्स मणिपुरी भाषा में है। भारतीय पैनोरमा का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से किया जाता है और इसका मेन लक्ष्य यह है कि उन फिल्मों का चयन करना है जो भारतीय पैनोरमा के नियमों के अनुरूप सिनेमाई विषयगत और सौंदर्य संबंधित उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। इसके MCQ हम देखेंगे, किस फिल्म को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में चुना जाएगा? तो हमने देखा ओपनिंग फिल्म फीचर फिल्म में अट्टम मलयालम, और नॉन फीचर फिल्म में क्या है बताओ। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन से डोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। और किसको दिया? डोरडो गांव को। और क्या दिया? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार। तो गुजरात के कच्छ जिले में, ये गांव कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक को मान्यता दी है। यहाँ 1000 से कम आबादी वाला एक छोटा सा गांव है जो कच्छ के महान रण में स्थित है और जलवायु परिस्थितियाँ कठोर है।
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोरडो को नवंबर से फरवरी के बीच आयोजित होने वाले रणोत्सव रेगिस्तान उत्सव का आयोजन स्थल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगला हम देखेंगे, रणोत्सव उत्सव में डोरडो गांव के लोगों ने आर्थिक उत्थान में बहुत योगदान दिया है और प्राकृतिक, सांस्कृतिक, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक विविधता, पाक परंपराओं को प्रदर्शन करने की अनुमति मिली है। 2022 में रणोत्सव के दौरान डोरडो ने लगभग 7400 विदेशी, देखिए ये संख्या बहुत बड़ी होती है, 7400 विदेशी पर्यटकों सहित 1 लाख से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया है। राज्य सरकार ने ग्रामीणों की भागीदारी के लिए सीमित संसाधनों की संरक्षण का और स्थायी उपयोग के लिए विभिन्न नीतिगत पहल किए, जिसमें आवास निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शामिल है। अपने स्थानीय संस्कृति, भोजन और परिदृश्य को संरक्षित करने के लिए डोरडो गांव के प्रयास बहुत ही उल्लेखनीय प्रयास है। इसका एमसीक्यू हम देखेंगे, गुजरात के डोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से क्या मान्यता मिली है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला एक और अंतिम ये टॉपिक देखेंगे हम, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि 69 नेशनल अवार्ड, ये किस किस को मिला? तो हमें पहले ही देखा है टॉपिक में, अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आलिया भट्ट और कृति सेनन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और आगे हम इसका डिटेल देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में, जो कि राजधानी है, में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया है। अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। आलिया भट्ट और कृति सेनन को अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन की मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है और पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। फिल्म RRR ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। विवेक अग्निहोत्री से निर्देशित द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। R माधवन से निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। षष्ठी लखेरा से निर्देशित एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। श्रेया घोषाल ने फिल्म इराविन निजल के गाने मायावा चयावा के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता है। काला भैरव ने फिल्म RRR के गाने कोमुराम बिमुडो के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार जीता है। प्रेम रक्षित को RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला है। इसका कुछ MCQ देख लेते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सभी जानते हैं अल्लू अर्जुन को मिला। फिर इस फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो वो RRR हो गई। फिर अगला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है, तो वो हो गए वहीदा रहमान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है, तो वो फिल्म हो गई द कश्मीर फाइल्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला है, फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, तो फिल्म मिमी में पंकज त्रिपाठी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो इसका सही आंसर रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट हो जाएगा। मायावा चयावा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसे मिला, तो वो श्रेया घोषाल हो जाएगा। काल भैरव श्रेया घोषाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस निर्देशक की फिल्म एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि लखेरा। इस प्रकार इतने MCQ हमने पूर्ण किए हैं। धन्यवाद।